अस्सलाम वालेकुम। सवाल दर सवाल का ख़ास शुमारा लेकर हम हाज़िर हैं। आज हमने मारूफ़ शायरा, अदाकारा मोहतरमा काजल सूरी साहिबा को मदऊ किया है। मैं उनका इस्तक़बाल अपने ही चंद अशआर से करूँगी कि कोई पल यहाँ भी गुज़ार दे, कोई पल यहाँ भी गुज़ार दे, मेरी वहशतों को संवार दे। कोई पल यहाँ भी गुजार दे, कोई पल यहाँ भी गुजार दे, मेरी वहशतों को संवार दे। कोई पल यहाँ भी गुजार दे। है कुम्हार खाक है असलियत, है कुम्हार खाक है असलियत, है कुम्हार खाक है असलियत, मुझे चाक से तू उतार दे, मुझे चाक से तो उतार दे, मेरी वहशतों को संवार दे। कोई पल यहाँ भी गुजार दे। मेरी शर्त है नए खेल में, मेरी शर्त है नए खेल में, मेरी शर्त है नए खेल में, मेरी जीत ले मुझे हार दे, मेरी जीत ले मुझे हार दे, मेरी वहशतों को संवार दे। कोई पल यहाँ भी गुजार दे। मेरे वक्त तो भी है रक़्स में, मेरे वक्त तो भी है रक़्स में, मेरे वक्त तो भी है रक़्स में, कभी घुंघरूं को उतार दे, कभी घुंघरूं को उतार दे, मेरी वहशतों को संवार दे। कोई पल यहाँ भी गुजार दे। मेरा दर्द तो भी समझ सके, मेरा दर्द तो भी समझ सके, मेरा दर्द तो भी समझ सके, शब गम कभी तो गुजार दे, शब गम कभी तो गुजार दे, मेरी वहशतों को संवार दे। कोई पल यहाँ भी गुजार
पल यहाँ भी गुजार दे। आदाब मैम, बहुत-बहुत इस्तकबाल है आपका सवाल दर सवाल प्रोग्राम में। बहुत, बहुत, बहुत शुक्रिया और बहुत खूबसूरत शायरी से आपने आगाज़ किया, बहुत खूबसूरत और सामीन को मेरा मैं भी आदाब। आप चूँकि बहुत ही आला पाया की शायरा हैं, गुलज़ार साहब ने आपकी शायरी की बहुत तारीफ़ की है और पिछले साल मैं जानती हूँ कि आपने ऑल इंडिया मुशायरे में भी शिरकत की थी, तो हम भी आपकी शायरी सुनकर ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं आगाज़ में ही गुज़ारिश करूँगी आपसे कि अपनी शायरी सुना दें। देखिए मेरी जो किताब शायरी की किताब या ग़ज़लों की किताब जो मेरी पब्लिश हुई थी ख्वाबों की चांदनी से, उसका टाइटल था और उसमें पूरा कश्मीर है क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और कश्मीर मेरी रूह में है। तो जब हम स्कूल जाया करते थे, मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, कॉन्वेंट बंद के ऊपर है, झेलम क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो जब मैं दिल्ली आई, जब मैं आकाशवाणी जॉइन किया, ऑल इंडिया रेडियो जॉइन किया, तो कश्मीर की जो यादें थी, वो मेरे साथ यहाँ दिल्ली आ गई। तो उस वक़्त जो मैंने कश्मीर को लेकर जो अपनी पोएट्री लिखी, उसमें से एक कविता है, एक ग़ज़ल भी कह सकते हैं उसको, नज़्म कह सकते हैं, ग़ज़ल तो नहीं कहेंगे, नज़्म है। वो वाक़ई मेरे एहसास हैं जो मैंने जिए हैं। तो उनमें से एक आपको सुनाना चाहूँगी जिसका नाम है जी। उन्वान है चाहतों का सफ़र। जेहलम पर बने 7 पुलों के नीचे, वादी में डोंगे में बैठकर, फिर से गुज़रने को जी चाहता है। वाह! जेहलम पर बने सातों पुलों के नीचे, वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुज़रने को जी चाहता है। बावला मन देखता है कई ख्वाब, बावला मन देखता है कई ख्वाब, कभी चाहता है चार चिनार की छाँव तले बैठना, कभी चाहता है चार चिनार की छाँव तले बैठना, कभी चाहता है ज़ाफ़रान की खुशबू की तरह हवा में घुल-कर बिखर जाना, कभी चाहता है चाँदनी रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना, शंकराचार्य, खारी पर्वत, परी महल और चाँदनी की सफ़ेद हज़रत बल दरगाह को। यही तो है हमारी कश्मीर और गंगा बेशक। जमनी तहज़ीब। है दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, है दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, यही तो चाहता है मन, यही तो है मेरी चाहतों का सफ़र, कश्मीर। वाह! बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की बेहतरीन शुरुआत करने के लिए। मैम आपकी शुक्रिया। ज़िंदगी के कई रुख हैं, आप टीवी से वाबस्ता हैं, आपने रेडियो के लिए काम किया है। हम एक-एक करके आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले रेडियो की बात करते हैं कि आप रेडियो से वाबस्ता हैं, अभी आपने कहा। तो किस हैसियत से वो रेडियो के लिए आपने जो ड्रामे भी किए हैं, उनके बारे में भी आप बता दें? रेडियो तो मैं इसके लिए बहुत बचपन में जाना पड़ेगा मुझे। रेडियो तो साथ-साथ चलता रहा, स्टेज साथ से चलता रहा क्योंकि मेरे जो पापा हैं विजय सूरी साहब, जो अब इस जी। दुनिया में नहीं है लेकिन उनको जम्मू कश्मीर में रंगमंच का भीष्म पितामह कहा जाता रहा है। और जब मैं 3 साल की थी तो मेरे पापा एक फ़िल्म बना रहे थे डोगरी की दूरदर्शन के लिए। तो उनमें उससे उनको किसी बच्चे की ज़रूरत थी। तो तब मेरा जो पहला कदम था दूरदर्शन के 3 साल की उम्र में पड़ा। उसके बाद तो वो एक नाटक कर रहे थे टैगोर हॉल में, श्रीनगर में टैगोर हॉल में नाटक कर रहे थे, जिसमें उनको एक बच्चे की ज़रूरत थी। तो तब भी मैं 4 या 5 साल की रही होंगी। तो तब मैंने जो मेरा पहला कदम था स्टेज पर वो पड़ा और उसके बाद धीरे-धीरे हमारे घर में महफ़िलें जमा करते थे क्योंकि मम्मी कश्मीर से हैं, पापा जम्मू से रहे हैं। तो हमारे यहाँ महफ़िलें जमा करती थी। स्क्रिप्ट की डिस्कशन हुआ करती थी, रिहर्सल्स हुआ करती थी क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो उर्दू में के जाने-माने लेखक राइटर भी रहे हैं। तो सभी राइटर्स हमारे घर आया करते थे और स्क्रिप्ट पे हम डिस्कशन करते थे और बचपन में ये चीज़ें हमारे सामने गुज़री हैं। तो वो देख-देख के ना कहीं एक छाप सी छोड़ दी और मेरे ज़हन में और जो मैंने अपना एक्टिंग की अगर हम बात करें क्योंकि मुझे लगता है चाहे वो थिएटर हो, कोई भी फ़ॉर्म हो, आर्ट की, वो एक मेडिटेशन की तरह होती है, इबादत होती है और ये चीज़ मैंने अपने पापा, अपनी मम्मी से सीखी। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मेरे अंदर आ गई और मुझे याद है बच्चों के प्रोग्राम में मैं जाया करती थी रेडियो कश्मीर जम्मू में। अब तो
आकाशवाणी हो गया उसका नाम, रेडियो कश्मीर श्रीनगर की बात करती हूँ पहले। तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर में मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाया करती थी, तो वो वहाँ पापा के साथ जाया करते थे। उसके बाद धीरे-धीरे एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम हुआ करता था, वादी की आवाज़। बहुत फ़ेमस जी। प्रोग्राम था वो। तो उस प्रोग्राम में जैसे बहुत फ़ेमस कैरेक्टर थे, मुंशी अंकल थे, बहुत सारे गिरजा रेड्डी थी, पापा थे, कारी अंकल थे, पड़ोसी अंकल थे, जो जिनको हम लेजेंड कह सकते हैं आवाज़ की दुनिया के। तो ये सब थे उसमें और मैंने उनसे बहुत सीखा मैं क्योंकि मेरा भी उसमें एक किरदार था, एक कैरेक्टर था, वो मेरा रेडियो में था। उसके बाद धीरे-धीरे मेरा ये सफ़र चलता रहा टॉक्स लिखनी, कविताएँ लिखनी बच्चों के लिए। फिर दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आया करता था दूरदर्शन कश्मीर में श्रीनगर दूरदर्शन के लिए सहारा करके, डोगरी प्रोग्राम था दूरदर्शन के लिए। उसको काफ़ी सालों तक मैंने एंकर किया उस प्रोग्राम को। दूरदर्शन में मैं एक अनाउंसर कैजुअल अनाउंसर के तौर पर भी काम किया, रेडियो कश्मीर श्रीनगर में, रेडियो कश्मीर श्रीनगर, रेडियो कश्मीर जम्मू और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह मैंने एज़ कैजुअल अनाउंसर भी काम किया और उसके बाद धीरे-धीरे शुरुआती सीरियल्स के साथ। तो काफ़ी सीरियल्स किए मैंने, मेरा जो पहला सीरियल था वो ज़ाहिद मंजूर जी थे, एक बहुत बड़ा नाम रहा है। उनके साथ किया, फिर बहुत सारे जो हमारे श्रीनगर के लेजेंड एक्टर्स हैं, उनके साथ काम किया और लेकिन जो कुछ भी सीखा मैंने अपने पापा से सीखा क्योंकि मेरे पापा को जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे जिस फ़ील्ड में आ रहे थे, वो उनको अपना शिष्य गुरु मानते थे और मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात थी कि जो सबसे गुरु हैं, वो भी मेरे ही गुरु हैं। उनसे मैंने लिखना सीखा, उनसे मैंने एक्टिंग सीखी, उनसे मैंने आवाज़ का जो भाव होता है, आवाज़ का जो उतार-चढ़ाव की हम बात करते हैं या तलफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, अगर हमारा तलफ़्फ़ुज़ अच्छा नहीं है, हम कोई सीरियल कर रहे हैं तुगलक या फिर हम लोग थिएटर कर रहे हैं जिसमें उर्दू या हिंदी के लफ्ज़ या जैसे अभियान शकुंतलम हिंदी का नाटक है, उसमें हमारा डिक्शन सही होना चाहिए, हम तुगलक कर रहे हैं या हम कोई और नाटक कर रहे हैं। अगर हमारा डिक्शन खराब हो तो वो कोई भी आपका जो आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर जो आपको देख रहा है वो आपको बिल्कुल भी उसके कानों में ना वो बड़ा अजीब-सा लगता है, कानों को चुभता है, अगर आपका डिक्शन खराब है। तो ये चीज़ें मैंने जी। पापा से सीखी। फिर धीरे-धीरे जब रेडियो जॉइन किया, रेडियो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद मेरा ये सिलसिला काम का चलता रहा। बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे सीरियल दूरदर्शन के लिए प्रोड्यूस किए। थिएटर चलता रहा साथ-साथ, बहुत सारे लोगों से सीखा। बहुत टैलेंटेड लोगों से सीखा मैंने और फिर मैंने जब रेडियो में मैं एक सीरियल कर रही थी, मुझे याद है चंबा में मेरा एक सीरियल चल रहा था, लाला जी एंड सन्स का। उस वक़्त मैंने जब एग्ज़ाम दिया था जो हमारा आकाशवाणी का होता है, तो मुझे उस टाइम पता चला कि मुझे आकाशवाणी में जॉब मिल गई, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर हो गया एंड आई गॉट द जॉब। तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गई और दिल्ली में मैंने आकर आकाशवाणी जॉइन किया, लेकिन इस बीच जम्मू में ही जब मैं एमएससी कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ह्यूमन डेवलपमेंट में मैं एमएससी कर रही थी, उससे पहले भी जब मैं गांधीनगर कॉलेज में थी, क्योंकि 10th 11th तक तो हम कश्मीर में थे, कश्मीर में कॉन्वेंट में पढ़ती रही, उसके बाद हम लोग जम्मू आ गए, जम्मू में जब मैं कॉलेज किया तो मैंने बीएससी होम साइंस की, फिर एमएससी होम साइंस की ह्यूमन डेवलपमेंट और साथ-साथ मेरा थिएटर चलता रहा। तो हम लोगों का ये था कि 8:30 बजे हमारा कॉलेज का टाइम शुरू हो जाता था। हमारा एक ग्रुप था शिवानी कल्चरल सोसाइटी के नाम से। उस ग्रुप के अंदर अंदर हमने बहुत नाटक किए और हम लोग ये करते थे कहते हैं ना कि नाटक जिस तरह से मैंने आप कहा कि थिएटर इज़ मेडिटेशन ये इबादत है। आप इस अगर इसको इबादत नहीं समझोगे तो आप इसको स्टेज ना आपको अपनी तरफ खींचता है, आपको बुलाता है, लेकिन वो आपके अंदर वो करने का जज़्बा होना चाहिए, आपके अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तभी आप उस चीज़ के करीब जा सकते हो। तो हम लोग मुझे याद है क्योंकि मेरे मम्मी-पापा दोनों थिएटर से जुड़े हुए रहे हैं। तो हम लोग सुबह 5 बजे 5 बजे हम लोग सुबह जाते थे जहाँ हमारी रिहर्सल होती थी। ज़ाहिर-सी बात है कि दिसंबर, जनवरी में हमारी रिहर्सल्स हो रही हैं और जेएनके अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज़ हर साल ड्रामा फेस्टिवल करवाती थी और हर साल हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे। सुबह हम 2 घंटे रिहर्सल करते थे और उसके बाद ठंड में उसके बाद हम यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी में हम अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करके फिर से हमारी रिहर्सल होती थी और लगातार 8 बार ये मेरा रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जो कल्चरल अकेडमी रही है, जेएनके अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज़ उसमें मैंने लगातार 8 बार उन्होंने मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड था ड्रामा फेस्टिवल्स में वो नवाजा और ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। और इसके साथ-साथ
मैंने इसके साथ-साथ मैं क्योंकि मेरे जो पापा थे, वो जर्नलिज़्म से ही जुड़े रहे थे। उन्होंने जेएनवी का जो पहला डेली न्यूज़पेपर था उर्दू का, डेली उजाला के नाम से उन्होंने ही स्टार्ट किया था। मेरे पापा विजय सूरी साहब थे। तो जर्नलिज़्म भी कहीं न कहीं मेरे ब्लड में आ गया, तो मैंने जम्मू के जो न्यूज़पेपर थे, जैसे कश्मीर टाइम्स, डेली एक्सेलसियर, ग्रेटर कश्मीर, इनके लिए लिखना शुरू कर दिया था, कॉलम्स लिखती थी मैं। और हर संडे को मेरे कॉलम्स आया करते थे। भारतीय विद्या भवन से मैंने फिर जर्नलिज़्म भी किया, और ये जॉब में आने से पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद जी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट कैटेगरी में ये भी एक रिकॉर्ड रहा है, पहले कभी किसी को और ख़ास तौर पे फीमेल को फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडिटेशन कार्ड कभी नहीं मिला। मुझसे पहले कभी नहीं मिला, मुझसे बाद में भी कभी नहीं मिला। आई वाज़ ओनली वन फीमेल जर्नलिस्ट ऑफ जेएनयू स्टेट जिसको फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडिटेशन कार्ड मिला था। ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात रही थी उस वक़्त, कि मेरे से पहले और मेरे से बाद फ्रीलांस कैटेगरी में कभी नहीं मिलता था, और एक फीमेल को कभी नहीं मिला था। ख़ैर जब मैंने आकाशवाणी दिल्ली जॉइन किया तब से ये सब चीज़ें हट गई। जब मैं आकाशवाणी दिल्ली आई तो सब कुछ छूट गया, लेकिन थिएटर नहीं छूटा। थिएटर मेरे साथ अभी तक चल रहा है। मैम आपके वालिद का ज़िक्र आया, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, एक अच्छे डायरेक्टर, एक अच्छे सहाफ़ी और एक अच्छे राइटर। हम ज़ायक़ा बदलने के लिए आपकी याददाश्त चेक करना चाहेंगे। आप हमें बता दें कि सर का विजय सूरी साहब का पहला ड्रामा कौन-सा था? पहला ड्रामा मुझे बस ये याद है याददाश्त कि चेक मैंने करनी। मुझे नहीं, नहीं, मुझे ये याद है कि 3 साल की उम्र में पापा ने मुझे जो नाटक दूरदर्शन के लिए जिसमें लेकर गए थे, उसका नाम पिंजरा था। ये मुझे याद है, लेकिन पापा ने तो इतने नाटक किए हैं, शुरू से लगे रहे हैं। वो एक जुनून, एक पागलपन जो कहती हूँ ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं थिएटर पढ़ाती भी हूँ। दिल्ली में यूनिवर्सिटी वगैरह में थिएटर पढ़ाती हूँ, रेपेट्रीज़ में लेक्चर देती हूँ थिएटर को, तो मैं सबको ये बोलती हूँ कि जब तक आपके अंदर वो पागलपन नहीं है, वो पैशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। थिएटर को करने के लिए वो पागलपन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस पागलपन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और थिएटर के लिए तो है ही, बहुत ज़रूरी है, और थिएटर इतना कुछ दे जाता है, इतना कुछ दे जाता है। मैंने कितना काम किया, मैंने कितने सीरियल्स किए, कितने सीरीज़ प्रोड्यूस किए, कितना कुछ किया, लेकिन मुझसे सब कुछ छूट गया, लेकिन मुझसे थिएटर नहीं छूटा। थिएटर आपके खून में समा जाता है, आपकी रूह में चला जाता है, और आपको एक इंसान बनाता है। ये नहीं कि बाकी चीज़ें इंसान नहीं बनाती, लेकिन एक मुकम्मल इंसान की हम बात करें तो वो आपको थिएटर बनाता है, और थिएटर में कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। आप रिहर्सल स्पेस में हो तो आप भी पोछा लगा रहे हो, आपके साथ आपका कोई ऑफ़िसर है तो वो भी आपके साथ वहाँ पे वही है, चाहे वो आईएएस है, चाहे कुछ भी है। लेकिन जब हम स्टेज की हम रिहर्सल कर रहे हैं, वो भी आपकी लेवल का है और हम भी उसी के लेवल के हैं। मस्त सब बराबर हैं, अगर आप पोछा लगा रहे हो तो वो भी चाय लेकर लेने जाएगा। तो ये थिएटर आपको मैम बिल्कुल मैं ऐसे विजय बेढाप सूरी साहब के बारे में पूछा था आपसे कि अच्छा उनका कोई ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मुझे उनका हर काम मैंने उनसे सीखा, उनसे एक चीज़ मैंने पापा से सीखी है, चाहे मैंने आपको बताया उनका डिक्शन हो, चाहे मैंने आपको बताया उनका लिखना हो, चाहे उनका एक्टिंग हो, चाहे उनका बात करने का तरीका हो, और जो दोस्ती की अगर बात करें, वो मेरे पापा से बहुत सीखी। इंसानियत की बात करें, वो पापा से एक मुकम्मल इंसान की जो मैं बात करती हूँ ना, ये नहीं इसलिए नहीं जी, कह रही कि वो मेरे पापा हैं, वो वाक़ई एक ऐसे ही इंसान थे, मुकम्मल इंसान जिसको कहा जाता है। बिल्कुल। हर लिहाज़ से, हर लिहाज़ वो बहुत अच्छे कुक भी थे। हर लिहाज़ से लोग तो उनको अपना गुरु कहते थे। वो ड्रामे भी लिखते थे, आपने कभी कोशिश बिल्कुल। की? आपने इतनी सारी चीज़ें उनसे विरासत में पाई, थिएटर हुँ, वग़ैरह, तो हुँ। आपने कभी ड्रामे लिखने की कोशिश की? मैंने 15 ड्रामे लिखे हैं, 15 नाटक लिखे हैं, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे फ्लिप जो है, जो भी ऑनलाइन है, उसमें अवेलेबल हैं। पब्लिश हो चुके हैं 15 मेरे लिखे हुए नाटक, जिसमें एक ड्रामे 15 पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें एक कविताओं की पोएट्री नज़्मों की किताब है, ख्वाबों की चाँदनी, हिंदी मिक्स हिंदी उर्दू, और एक इंग्लिश में है मैडो ऑफ थॉट, वो भी कश्मीर पे ही है। बाकी मैंने टोटल जो है 15 नाटक मैं लिख चुकी हूँ, और वो सिलसिला भी जारी है। मैं मानती हूँ वाह! कि जैसे मैं कहती हूँ थिएटर इज़ मेडिटेशन, उसी तरह राइटिंग इज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। राइटिंग इज़ रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मुझे याद है, पापा एकदम जब कुछ नया कुछ लिख रहे होते थे, वो बहुत चैलेंजिंग लिखते थे, तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर देते थे। वहाँ कोई अलाउड नहीं होता था, और अब उस चीज़ को मैं अब समझती हूँ कि जैसे कई बार रात को एकदम मेरे ज़हन में कोई ख़्याल आता है, तो मैं एकदम उठ के रात को अपने लैपटॉप पे बैठ जाती हूँ, लिखना शुरू कर देती हूँ, और उस समय ये आपके ज़हन में बिल्कुल नहीं रहता
कि क्या वक़्त हो रहा है और एक वो जो कहते हैं ना आपके ज़हन की जो भूख होती है उसको मिटाता है। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट जो थिएटर इज़ मेडिटेशन बट राइटिंग इज़ अ स्पेशल एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ वेरी, वेरी ट्रू। बिल्कुल। मैम ठीक है, आपके वालिदैन थिएटर से वाबस्ता थे, आप भी थिएटर के साथ जुड़ गईं, लेकिन आज के ज़माने में जब थिएटर का ज़ोर किसी हद तक कम हुआ है, आपने कभी आपको कभी लगा कि मुझे थिएटर छोड़ देना चाहिए, अब वो स्कोप नहीं रहा है जो कभी हुआ करता था? देखिए, मैं आपको या बताती हूँ, मैं जब दिल्ली में आई, जी, आकाशवाणी दिल्ली जब जॉइन किया तो मैं आकाशवाणी दिल्ली में नाटक अनुभाग, ड्रामा ही देखती हूँ। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि जो मेरा पैशन है, जिस पागलपन की मैं आपसे बात कर रही थी, वही मेरा प्रोफ़ेशन है। मैं ड्रामे बनाती हूँ, ड्रामे प्रोड्यूस करती हूँ आकाशवाणी दिल्ली के लिए और वहीं मैं नाटक भी करती हूँ थिएटर के। मुझसे सब कुछ छूट गया, मुझे बहुत सारी फ़िल्मों की ऑफ़र आई, लेकिन जो चीज़ जो चीज़ मुझे थिएटर ने दिया, मुझे 1 सेकंड, 1 लम्हे के लिए भी कभी नहीं लगा कि मैं थिएटर नहीं करूँ। हम लोगों का अपना एक थिएटर ग्रुप है रूबरू के नाम से और लगातार हम उसमें सभी लाइक माइंडेड पीपल हैं जो पागल हैं थिएटर को लेकर। उससे पहले जब मैं दिल्ली आई मैंने इप्टा जॉइन किया, मैंने अज़ीज़ कुरैशी साहब जो मेरे ही इज़ लाइक माय फादर उनके साथ मैंने बहुत काम किया, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम है, इप्टा का नाम रहा है। इप्टा के साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए, उसके बाद अपना ग्रुप बनाया। हम कंटिन्यूअसली थिएटर करते जा रहे हैं और 2016 से मैंने पापा के नाम पे विजय सूरी फाउंडेशन बनाई और विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ किया 2016 में जिसमें जेएनके अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज़ ने मुझे मेरे साथ उनके साथ कोलैबोरेट करके मैंने पहला फेस्टिवल जम्मू में किया जिसमें यहाँ से भी टीम थे, टोटल 6 टीम थी जिसमें से एक टीम चंडीगढ़ की थी, एक देहरादून की थी, एक दिल्ली की थी, 2 जम्मू की थी, 5 टीम थी। तो मैं 5 दिन का ये फेस्टिवल किया था जम्मू में विजय सूरी और 2016 से जो विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल है वो लगातार चल रहा है, जिसमें इसमें वो खास तौर पे ये फेस्टिवल उन लोगों के लिए है क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ ऑडिटोरियम से किराया बहुत ज़्यादा है, लैक्स में है। हज़ार कमाने की बात करें तो कमाने का किराया ही 1.5 लाख रुपए है। तो वहाँ पे जो यंग लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, जो थिएटर में कुछ करना चाहती है लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही, उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है कि हम लोग ये जगह बुक करते हैं, ऑडिटोरियम बुक करते हैं और वो वहाँ आके अपने परफ़ॉर्मेंस दी जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड 2 या 3 दिन का फेस्टिवल होता है। तो उसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड भी रखते हैं और हमारे जो जजेस होते हैं, जो हमारी जूरी होती है, वो अलग-अलग फ़ील्ड की होती है। जैसे कोई संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी हो गए, पद्मश्री हो गई, ये भी हमारे जूरी मेंबर्स में रहे हैं और जो लेजेंडरी जो वॉइसेज़ हैं, चाहे रेडियो की हैं, चाहे थिएटर की हैं या फ़िल्मों की हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी जूरी में आते हैं। इसके अलावा 2021 से हमने स्टार्ट किया विजय सूरी नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। जिसमें अलग-अलग फ़ील्ड के लोग हैं, पूरे इंडिया में अलग-अलग फ़ील्ड के जो लोग हैं, उनको हम 3 लोगों का अवार्ड देते हैं, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी लोगों को हम अवार्ड दे चुके हैं, जो अपने-अपने फ़ील्ड में सिर्फ़ थिएटर में नहीं, अपने-अपने फ़ील्ड में हैं। और अभी हमारा इस साल का ये 8th फेस्टिवल है 2026 में, विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल का 8वाँ साल है ये और ये हमारा इस बार सितंबर में रहेगा, 5 और 6 सितंबर को। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थिएटर में ग्रोथ ही हुई है। थिएटर को एक लम्हे के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि मुझे थिएटर नहीं करना, थिएटर बिल और जब जिस दिन लगता है ना कुछ करने के लिए नहीं है, हमारे रिहर्सल्स हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ करने के लिए नहीं है, तो लगता है जैसे ऑक्सीजन नहीं है। मेरे लिए थिएटर ऑक्सीजन है और कोई भी ऐसा दिन नहीं है कोविड ने हमको ये सिखाया कि भले ही सब कुछ थम गया था, लेकिन हमारी रिहर्सल्स हमारी जो टीम है, जो हमारी रूबरू टीम है, हमारी रिहर्सल्स नहीं थमी। हम लोगों ने ऑनलाइन रिहर्सल्स शुरू की। हम लोग ज़ूम पे या गूगल मीट पे हम ऑनलाइन रिहर्सल्स करते थे रोज़ रात को 9 बजे और उस वक़्त हमने बहुत नई-नई नाटक जो ड्रामे हैं, उनकी रीडिंग शुरू कर दी थी और उस वक़्त जब इतना हालत ख़राब थी कि रोज़ सुनने को मिल रहा था कि आज ये चले गए, आज वो चले गए, ये चले गए और हमारी जान-पहचान के लोग चले गए। उस वक़्त हम रोते-रोते हमारी पूरी टीम हम रोते-रोते एक-दूसरे को सहारा देते थे। तो थिएटर ने हमने हमें उस वक़्त एक स्ट्रेंथ के रूप में भी काम किया। हम रिहर्सल भी करते थे, अपना दुःख भी बाँटते थे, लेकिन हमें उस वक़्त बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रेंथ मिली। इसके अलावा जिस तरह से मैं मुझे लगता है मैं ही बोली जा रही हूँ, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप जी बोलिए मैम, मैं बाद में आपका आप बताएँ प्लीज़। बताएँ तो प्लीज़। उस मैं उसी थिएटर के तरह बारे में से ही पूछना चाह रही हाँ जी, थी तो जी, कि उसी वक़्त जैसे कोविड की बात मैंने आपसे की, कोविड के वक़्त जब सब कुछ रुक गया था,
तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थिएटर पढ़ाती भी रही हूँ यंग जनरेशन को, थिएटर की क्लासेस भी लेती रही हूँ, यंग जनरेशन को कराती रही हूँ, वर्कशॉप देती रही हूँ। तो उस वक़्त जब सब कुछ रुक गया, सब कुछ बाहर निकलना मना नहीं था, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आ गए कि मैम हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, सब कुछ रुक गया, हम लोग क्या करें? तो उस वक़्त जी, उन लोगों को एक बूस्ट देने के लिए मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था शख्सियत। वो उस अच्छा, प्रोग्राम के 300 एपिसोड्स मैंने ये लाइव होता था वो मेरा इसी तरह से जिस तरह से आपका रिकॉर्डेड है वो लाइव होता था। उसमें जी, जी, अलग-अलग फ़ील्ड्स के चाहे नेशनल फ़िल्म अवार्डी हों, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हों, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या अपने-अपने फ़ील्ड के दिग्गज लेजेंडरी जो लोग लोग रहे हैं, उनका इंटरव्यू उनका जो इंस्पिरेशन रहा है उनकी ज़िंदगी में या उन्होंने क्योंकि ये जो रास्ता ये आसान नहीं है। कि आप आसानी से इस रास्ते को क्रॉस करो, आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे। इस रास्ते में चलने के लिए आप में एक जज़्बा होना चाहिए और वो जज़्बा उन्हीं के पास होता है उन जो जिनको कुछ करने की हिम्मत होती है, वही आगे चलते हैं इस फ़ील्ड में। तो मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, कुछ नए लोगों के इंटरव्यूज़ लिए और वो उन इंटरव्यूज़ में हमारी जो यंग जनरेशन है आज की, वो जुड़ती थी और बहुत उनको एक स्ट्रेंथ मिली उन लोगों के इंटरव्यूज़ देख के, उनकी लाइफ़ को, उनकी जर्नी को समझ के कि ह कुछ करने के लिए ये नहीं कि हम उदास बैठ के कि क्या होगा? उदास होकर बैठना, डिप्रेशन में होके बैठना ये आपको कहीं नहीं ले जाता। लाइफ कहते हैं ना एक जंग है। वो कहते हैं ना कि बिल्कुल, ज़िंदगी का पलड़ा एक तराजू की तरह है, कभी भारी, कभी 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 भारी होता है, कभी हल्का होता है, कभी दुःख होता है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होता है। गुलज़ार साहब कहते हैं ना बिल्कुल, ज़िंदगी का जो मौसम है वो धूप-छाँव की तरह होता है और बिल्कुल सही कहते हैं। तो इस धूप-छाँव के मौसम से घबराना नहीं चाहिए। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लेजेंडरी लोग हैं, उनकी लाइफ़ हिस्ट्री को, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये सीख मेरे स्टूडेंट्स को मिली जो कोविड में बहुत परेशान हो गए थे। और थिएटर तो आपको बिल्कुल एक बूस्ट देता है, आपको एक थेरेपी के रूप में काम करता है। मैम 2 दिन पहले जब आपसे बात हुई तब भी आपका कोई शो था, अगर आप उसके बारे में कुछ मेरा बताना जी, जी, चाहें? जी। जी। मेरा एक शो था जो कल ही हुआ है हमारा एक्चुअली हम लोग रह नहीं सकते, हमारे हर महीने में 2 शोज़ होते ही होते हैं। हमारी जी, कोशिश होती है कि हर महीने 2 शोज़ करें और हमारी रोज़ रात को ऑनलाइन रिहर्सल होती है, फिर 10-15 दिन की हमारी ऑफलाइन रिहर्सल्स होती हैं शाम को ही। उसके बाद हमारा शो होता है कहीं न कहीं, कहीं नहीं होता तो हम खुद ही शो करते हैं। तो अभी हमारा एक शो था स्टैंड-अप करके जो अभी सिविल सर्विसेज़ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट चाणक्यपुरी में हुआ। और वो बहुत म्यूज़िकल डांस ड्रामा है। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, उससे पहले मैंने यहाँ श्री राम सेंटर में हब्बा खातून किया था और हब्बा खातून उर्दू में तो ख़ैर किया है, वो भी म्यूज़िकल है। और जब मैंने हब्बा खातून किया तो कितने लोग मेरे पास आए और कहने लगे, "क्या वाक़ई हब्बा खातून थी?" दिल्ली से काफ़ी लोग मेरे पास आए क्योंकि जो कहानी है, क्या वाक़ई हब्बा खातून थी? मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्कुल हब्बा खातून थी" और मैं बचपन से मेरी नानी और मेरी मम्मी के मुँह से उन्हीं के उनके जो वो जो वसुन कहते हैं, जो उनकी वो रोमांटिक वर्सेस हैं, वो सुनते-सुनते ही हम बड़े हुए हैं। तो उसी तरह से फिर मैंने हब्बा खातून को डोगरी में किया क्योंकि जम्मू अ, जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से ही हूँ। मम्मी जैसे मैंने बताया पापा जम्मू से हैं, मम्मी कश्मीर से हैं, तो दोनों कल्चर का अच्छा, मुझ पे बहुत इम्पैक्ट रहा है। तो मैंने उसको डोगरी में किया और डोगरी भी उन लोगों से कराई जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है डोगरी है ही नहीं, उनका डोगरी से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब अच्छा, दिल्ली में डोगरी के लोगों ने उनको देखा परफ़ॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी डोगरी तो जम्मू के डोगरा भी नहीं बोलते जितनी इन्होंने बोली है और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट ना पानी की तरह होता है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता जिसको उसको जिस रंग में डालो, जिस रूप में ढालो वो ढल जाता है। उसी तरह कलाकार बिल्कुल, भी होता है, एक आर्टिस्ट भी होता है, उसको जिस रंग में डालो वो उसी रंग में ढल जाता है। तो हमने किया बिल्कुल, उसके बाद मैंने लल्लेश्वरी किया था यहाँ नाटक। तो जब मैंने लल्लेश्वरी किया तो 19 में लल्लेश्वरी जो हमारे यहाँ दिल्ली में जितने भी 365 डेज़ में जितने भी प्लेस हुए थे अलग-अलग ग्रुप में या किसी ने भी करवाए थे, 365 डेज़ में दिल्ली में 2019 में जितने भी प्ले हुए, उसमें दिल्ली सरकार ने 5 बेस्ट प्लेस का सिलेक्शन किया जिसमें लल्लेश्वरी भी एक प्ले था। तो ये बहुत बड़ी बात रही मेरे लिए कि 365 में कितने प्लेस हुए होंगे, 300 प्लेस तो हुए ही जी, होंगे, उन 300 प्लेस में से बिल्कुल, 5 प्लेस का सिलेक्शन होना और जिसमें लल्लेश्वरी एक थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसको फिर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में इसको करवाया।
के साहित्य अकादमी ने इसको करवाया लल्लेश्वरी को। तो मेरी यही कोशिश है जो कि मैं कश्मीर और जम्मू की कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दिल्ली में लिखूँ और उनको करूँ। ये बिल्कुल ये कहती हूँ ना मैं कहती हूँ ना अक्सर कि कश्मीर मेरी रूह में है। वाह! मैम आप चूँकि टीवी से भी जुड़ी रही, आप बता दें कि आपने टीवी के लिए कौन-कौन से ड्रामे किए? ख़ुसूसन जो आपने ड्रामा शांति में अपना रोल अदा किया है, उसके बारे में भी कुछ? मैंने बहुत सारे नाटक किए, 2012 तक तो मैं बहुत एक्टिव रही दूरदर्शन में, बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, बहुत सारे, किस-किस का नाम लूँ, किसको छोड़ूँ, जंग है, कसक है, लालटू एंड सन्स है, बहुत सारे नाटक हैं, पिंजरा है, एक विधोर है, बहुत, बहुत, बहुत सारे हैं, तो मैं किसका किसको लूँ और किसको छोड़ूँ, ये तो थोड़ा डाइसी हो जाएगा लेकिन मेरे लिए। शांति शांति सीरियल के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो? उसमें जो आपका रोल था? मैं वही कहती हूँ ना कि जो एक कलाकार होता है ना, एक आर्टिस्ट होता है, हम लोग काम करते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि हम उस चीज़ से स्टक नहीं रहते। मूव ऑन, उसको पीछे छोड़ो, आगे और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ो। मेरी लाइफ का यही मोटो रहा है कि जो करो उससे और उसको पीछे छोड़ दो, उससे और अच्छा करने की सोचो, ये नहीं करो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सोचेंगे ना वी आर परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट। इफ वी थिंक वी आर परफेक्ट, वी स्टैग्नेट, हम लोग मर जाएँगे। क्योंकि ठहरा हुआ पानी जो होता है वो स्मेल देने लगता है। उसी तरह वही एक वी आर नेवर कंप्लीट। जिस दिन हम कंप्लीट होंगे हम मर जाएँगे, वी आर ऑलवेज़ इनकम्प्लीट। तो मैं किसी एक नाटक, किसी एक किरदार पे नहीं ठहरती। मैम आप कैसे मैनेज कर लेती हैं कि आप पोएम्स भी लिखती हैं यहाँ से, थिएटर भी, आप टीवी से भी वाबस्ता थी, रेडियो के साथ भी, कैसे मैनेज नाटक भी किया लिखती आपने? हूँ, और डायरेक्ट भी करती नाटक भी हूँ। लिखती हैं, बिल्कुल। डायरेक्ट भी करती हूँ। ये कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए ना आपका पैशन, आपका पागलपन बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। शायद वो पागलपन है मेरे अंदर कि मैं बैलेंस तो ख़ैर बना के ही चलना पड़ता है और ये है कि जिस जिस तरह से आपने बात की, दूसरे जो आपकी जब आप कुछ कर रहे होते हो, जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है उस काम के लिए, तो वो आपको ना और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करती है। जैसे मुझे लगातार 2 बार नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक इतने अवार्ड्स मिले हैं और दूसरा एक अवार्ड मुझे जम्मू में मिला, जम्मू कश्मीर में मिला। जिस तरह से मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में एक तो मुझे लगातार 8 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अकेडमी से और मुझे फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रेडिटेशन कार्ड मिला या मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए, वो भी जम्मू से मिला। दिल्ली में मुझे नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला, मुझे डॉक्टर अम्बेडकर एक्सीलेंस अवार्ड मिला वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड मिला। अभी संदीप मारवा जी हैं जो फिल्म सिटी के चेयरमैन हैं, जो उन्होंने फिल्म सिटी का निर्माण किया, बनाई है तो नोएडा में। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, तो बहुत सारे अवार्ड हैं कि नाम लेना तो बहुत पूरा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो अवार्ड होते हैं ना, ये आपको आगे बढ़ने की वो करते हैं कि नहीं आप चलो, आप रुको नहीं। और जिस तरह से मैंने कहा अवार्ड तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन आपके अंदर वो जो करने का जो जज़्बा होता है ना, वो आपको आगे जी, चलने की प्रेरणा देता है, वो आपको कभी थकने नहीं देता। और जिस दिन मैंने कहा ना, जिस दिन हम थकेंगे, हम कहेंगे हम थक गए, उस दिन हम मर जाएँगे। वो हमारी लाइफ का आखिरी दिन होगा, कि जिस दिन हम कहेंगे नहीं हम बिल्कुल। थक गए, ये तो ऑक्सीजन है, इसको करने अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जी, बिल्कुल। मैम काम को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आगे क्या करना है? अभी तो रेडियो पे तो खैर कर ही रही हूँ, नाटक तो प्रोड्यूस कर ही रही हूँ आकाशवाणी के लिए और थिएटर तो मैं करना ही चाहूँगी करती ही रही हूँ। मुझे थिएटर तो करना है, थिएटर को आगे लेके जाना है। मेरा बहुत मन है कि रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में जो है मैं वहाँ परफ़ॉर्म करूँ अपनी टीम के साथ। वो मेरा ड्रीम है। आई डोंट नो पूरा होगा, नहीं होगा, बट रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में लंदन में मेरा टीम के साथ परफ़ॉर्म करने का ये मेरा एक ड्रीम है। आई डोंट नो कि पूरा होगा, नहीं होगा, लेकिन हम लोग नाटक कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो हमारा कभी सिलसिला बंद नहीं होगा, नाटक करने का, थिएटर करने का। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम हमारी दावत कबूल करने के लिए। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हम प्रोग्राम का इख्तिताम भी आपकी शायरी सुनकर ही करना चाहेंगे, तो कुछ अशआर अपने अच्छा आपको सुना दें प्लीज़। मैं क्या सुनाऊँ आपको? मैं आपको एक और थोड़ी-सी नज़्म है। ये भी जी, जिस तरह से मैंने कहा कश्मीर मेरी रूह में है, मुझे अभी तक मैं इसको लेकर चलती हूँ कि किस तरह से हम बर्फ के जूते पहन के स्कूल जाया करते था। बांड पे हमारा कॉन्वेंट हुआ करता था और कभी झेलम क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो
वो सारी छोटी-छोटी चीज़ें, लाल चौक में घूमना, बुलवार्ड पे घूमना, स्कूल के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, वो सारी चीज़ें ज़हन में अक्सर दस्तक देती हैं। तो छोटी-सी नज़्म है, हरी घास की गोद में। वादी कश्मीर में निषाद बाग की हरी घास में बैठकर लगता है कि बचपन लौट आया है। वादी कश्मीर में निषाद बाग की हरी घास में बैठकर लगता है कि बचपन लौट आया है। पहाड़ों के बीच घास पर बैठकर धरती की धड़कन को महसूस किया है मैंने। पहाड़ों के बीच घास पर बैठकर धरती की धड़कन को महसूस किया है मैंने। एक सुकून भरा एहसास, माँ की गोद जैसा। शहर की आलूदगी में हरी घास की गोद में बैठने का ये सुकून भरा एहसास कहीं खो जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमारे बहुत साथ बात शुक्रिया। करने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया। अ, थैंक यू। इसी के साथ सवाल दर सवाल का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। Yo que me calo. Akos, अजीब हद है akos. मासूम मर गए गुनाहों को सोगी, अब तो तुम्हारे ही तीनों घुटनों के आगे आवेगा, अब मेरी यहाँ खाली नहीं जावेगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा, अब रीछ रीछ के मरोगी तुम। हाँ आपको मेरी गिरी थी ना नाली में परसों, घुटना टूटा, अच्छा हुआ। यार इलाही, अब के ऐसी गिरे क्या मुर्दा मुझे। और मुझे तुम्हें और रजब के कूड़े खा के ऐसा हुआ था, अब किसकी यहाँ लगी थी? हाँ बोला तो जरा। हाय हाय, है ना होगा मेरे दुश्मनों को लोट। तो फिर मगर गांठ नहीं होगी। हाँ मगर तो तुम हो जमाने भर की, तुम्हें तो सदा से ढूंढ ले जाने का शौक रहा। अल्लाह, क्या क्या चोचले दिखाए जाते थे खत्म को। हाय, मेरी पीठ में दर्द है। ओए, मेरा पूरा उधर है। हाय, मेरी पतली कमर में क्या मर्दा गई। अरे शरीफ आदमी था, तुम्हें छेड़ गया। मैं होती ना, तब तक तलाक देके मार के फिकवा देती। जी, खुदा गंजे को नाखून ही नहीं देता। अरे गंजी तो तुम हो हुआ, मुझ पर छुट्टियां है कि छिटकली की तुम। और तुम्हारी शानों पर वजह से अब बड़ी जुल्फे लहरा रही है। हमें कोई खत्म थोड़ा ना करना है। और देखो अब क्या पट्टियां सवारी जाने हैं। अनुमान तो तुम्हारे है बुआ, कभी तो खिड़की पे जाके खड़ी हो रही हो। और वो बात अलग है, पर कपूर करना है तुम्हें। और कपूर करना है तुम्हें, और तुम्हारे तो जैसे आशिक अब गली गली पड़े फिरते हैं।